हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें उत्तराखंड परीक्षा वाणी का एक कर्मठ अध्ययन यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर हमने देखने को मिली थी। हमने यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, अत्यादेशिक काल और ऐतिहासिक काल 3 अंकों में हमने उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर पढ़ा था। और ऐतिहासिक काल को भी हमने यहाँ पर 3 अंकों में पढ़े, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों, जब प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर मानव इतिहास के प्रारंभ से आपके 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे क्या है, प्रागैतिहासिक काल में रखा गया। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे आपका आद्यतिहासिक काल में रखा गया। और 600 ईसा पूर्व से अभी तक का जो काल है, उसके बाद का जो अभी तक का जो काल है उसे क्या है, आपका ऐतिहासिक काल में रखा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है यहाँ पर आपका प्राकृतिक काल भी यहाँ पर कहा जाता है, यानी पाषाण काल भी इसे कहा जाता है, पाषाण युग कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसे क्या है, प्राकृतिक साक्ष्य कहते हैं। तो प्राकृतिक साक्ष्य का आप क्या मतलब समझे, तो माना जाता है कि जो आपके प्रागैतिहासिक काल के जो मानव हुआ करते तो पढ़े लिखे नहीं होता था, इनको क्या है, पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो पढ़ना लिखना नहीं आता था तो इन लोगों को क्या है, ये लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में क्या है, चित्र बनाते थे और उनको क्या है, रंगों से सजा देते थे। तो रंगों से सजाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या है, ऐसे कई सारे साक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो पत्थरों का ये उपकरण बनाते थे, धातु उपकरण, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो वहां से भी हमें साक्ष्य मिलता है, इनके कंकालों से हमें साक्ष्य मिलता है। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर थी वो हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, ऐतिहासिक आद्यतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो आद्यतिहासिक काल के लोग क्या है, यहाँ पर पढ़ना लिखना जान गए थे। तो पढ़ना लिखना जान गए तो हमें यहाँ पर क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को और साहित्यिक साक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक तो मिलते हैं, पर यहाँ पे क्या साहित्यिक साक्ष्य भी देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो आपका जो साहित्यिक साक्ष्य में यहाँ पे क्या, हमें बहुत सारे ग्रंथों के बारे में मिलता है। तो ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, उत्तराखंड का उल्लेख जो है आपका किसमें, ऋग्वेद में किया गया, जिसमें क्या इसे देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी इसे कहा गया। ठीक है, और स्कंद पुराण में क्या है, उत्तराखंड को क्या है, 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया था, आपका मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड को जो है आपका कुमाऊं वाले क्षेत्र को मानस खंड कहा गया और गढ़वाल वाले क्षेत्र को यहाँ पर केदार खंड कहा गया। तो मानस खंड और केदार खंड में, तो कुमाऊं क्षेत्र की और गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र को क्या क्या है, आपका यहाँ पर क्या है, आपका तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, देवभूमि, ठीक है, आदि नामों से क्या है, यहाँ पर इसे जाना गया। और यहाँ पर जो मेन बात है, यहाँ पर क्या है, 2 बद्रिकाश्रम और यहाँ पर कण्वाश्रम, 2 विद्यापीठ यहाँ पर है उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, केदारनाथ को यहाँ पर क्या कहा गया, भृंगतुंग भी कहा गया। और कण्वाश्रम में क्या है, आपका कण्वाश्रम में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के बारे में हमें मिलता है। और जिस देश भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा, वो क्या है, वही भरत भी क्या है, यहाँ उसका जन्म स्थल भी कहाँ है, कण्वाश्रम में है। ठीक है, मानस खंड की अगर बात करें, यानी कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र को क्या है, मानस खंड कहा गया पुराण में। और इसमें क्या है, हमें यहाँ पर कुर्मा अवतार या कच्छप अवतार का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर क्या है, भगवान विष्णु का कच्छप अवतार था, जो कि आपका कौन है, कांतेश्वर पर्वत ये नाम से यहाँ पर उसे जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लेख पढ़े थे, कुछ लेख हमें पढ़े, आपका शिलालेख यहाँ पर हमने देखने को मिला था, आपका त्रिशूल लेख, मंदिर लेख, आपके गुहा भित्ति लेख, आपके बहुत सारे लेख हमें यहाँ पर देखने को मिले थे ऐसे। ठीक है, जैसे आपका जो त्रिशूल लेख है वो आपके बालाहाट और गोपेश्वर से मिला था। ठीक है, आपके जो मंदिर लेख है, मंदिर लेख हमें यहाँ पर मिले। कालसी का शिलालेख यहाँ पर मिला था, जो कि अशोक का लेख है। और यहाँ पर हमें दूसरा राजकुमार ईश्वर का लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि लाखा मंडल बड़कोट वाले क्षेत्र में, जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को। फिर हमने बात की थी ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक काल में हमने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ा था। ठीक है, तो प्राचीन काल में भी हमने यहाँ पर क्या है, कुलिंदों के शासन के बारे में पढ़ा, कत्रीपुर राज्य के बारे में पढ़ा, बहुराज युग के बारे में पढ़ा, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ गए, मध्यकाल में गए। मध्यकाल में हमने क्या, कत्यूरों के शासन काल के बारे में पढ़ा था, आपके यहाँ पर चंद राजवंश के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर। और उत्तराखंड जो कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले थे उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र पर जो परमार राजवंश रहा, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। प्रद्युमन शाह के बाद की जो गढ़वाल नरेश रहे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर गोरखा और आधुनिक काल में हमने यहाँ पर गोरखाओं का शासन के बारे में पढ़ा, आपका अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमें सभी क्या है, राजवंश के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, किस तरीके से इनका आगमन हुआ, किस तरीके से इनकी स्थापना हुई, किस तरीके से इनका अंत हुआ, किस तरीके से इन्होंने युद्ध लड़े।
ठीक है, क्या इनकी संस्कृति थी, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो वही चीज यहाँ पर हमने क्या है, बहुत सारी चीजों का हमने उल्लेख किया। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, तो उन पॉइंट्स को हम सबके सब महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, तो उन सभी को आप यहाँ पर राइट डाउन करोगे, उनको लिखोगे, ठीक है, उनको याद करोगे, क्योंकि ये इन तीनों काल का जो है सारांश है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपने इनको याद कर दिया तो आप इनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे चूक नहीं सकता है, और इनके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखोगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। पूरी वीडियोस को जरूर देखना और सारे क्वेश्चंस को क्या है राइट डाउन करना, सारे पॉइंट्स को राइट डाउन करना, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब क्या है यहाँ पर राइट डाउन कर सकें और इस चीज का फायदा ले सकें, क्योंकि ये उत्तराखंड की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में क्या है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन तीन कालों के बीच से जो क्वेश्चन होंगे उन सबको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या है प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों की क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐतिहासिक संक्षिप्त किसे कह सकते हो या महत्वपूर्ण तथ्य कहेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, लाखों गुफा, लोथाप व पेटसाल आदि पुरातत्व स्थल स्थित हैं। कहाँ स्थित है आपके? अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, ग्वारा की गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव पुरास्थल स्थित है। कहाँ है? चमोली में। ठीक है, चमोली में है। ठीक है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला था? कहाँ से मिला था? मलारी गांव, जहां पे क्या किया था एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उत्खनन किया था और यहाँ पर क्या 5.2 किलो का इनको क्या मिला, यहाँ पर सोने का मुखौटा मिला था। ठीक है, किस पुरास्थल से नीले रंग का शैल चित्र मिले हैं? किस से मिले हैं? हुडली। हुडली कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, हुडली में पड़ा। ठीक है, 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई थी। कहां से? आपकी क्या है 8 ताम्र मानवाकृति की प्राप्ति हुई थी। कहां से हुई? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। कहां से हुई थी? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। ठीक है, किस प्रागैतिहासिक काल स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो कहाँ है? फलसीमा अल्मोड़ा में। कहाँ है? फलसीमा अल्मोड़ा में। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र से किया गया है? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया? तो है कसार देवी अल्मोड़ा के। कहा है? कसार देवी अल्मोड़ा के। ठीक है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत कहां से मिलते हैं हमें? आदि इतिहास के पौराणिक ग्रंथ से। ठीक है, तो यहाँ पर के लोग क्या कहते हैं, पढ़ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या है इनका लेख जो हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, शिलालेख में मिलता है। ठीक है, काफी सारी चीजों में हमें यहाँ का देखने को मिला था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कहा गया है देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। क्या कहा गया? मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ठीक है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर कुरु शब्द किस में किया गया प्रयोग? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ठीक है, अगले की हम बात करें, अगर स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया? मानसखंड और केदारखंड। ठीक है, क्या गया है? मानसखंड और केदारखंड। ठीक है, हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया आपका? केदारखंड। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र है? गढ़वाल क्षेत्र। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखना, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड। इसके बाद इस क्वेश्चन को लिख देना आप लोग। ठीक है, 13 के बाद 14 क्वेश्चन लिख देना। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, ये हो गया। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है। तो क्या कहा गया है? मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को क्या कहा गया? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया। क्या कहा गया? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? खसदेश। कौन सा है? खसदेश। ठीक है, ठीक है,
गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवंत व महाभारत काल में उत्तर कुरु नामों से जाना जाता था, जबकि पुराण काल में जाना जाता था किस नाम से? केदारखंड नाम से। किस नाम से? केदारखंड नाम से। पूर्णोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था, तो पूर्णोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और आपका खस मंडल। क्या कहा जाता? बद्रार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और खस मंडल। ठीक है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ है? अलकापुरी में। यहाँ पे क्या है? मनु का निवास स्थान भी इसे माना जाता है और धनाधिपति कुबेर की राजधानी भी इसे मानी जाती है। तो कौन सा है? अलकापुरी। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलकापुरी। कौन सा है? प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा गया है अलकापुरी। ठीक है। भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो कहां पे की थी आपने? देवप्रयाग में की थी। ठीक है। बाणासुर की राजधानी कहाँ है? ज्योतिषपुर में। कहाँ है? ज्योतिषपुर में। और केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, तो क्या कहा गया आपका? भृंगतुंग। क्या कहा गया? भृंगतुंग कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहा तपस्या की थी? कहाँ की थी? तपोवन टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? वन पर्व में। ठीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? कौन कौन से? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, कहाँ से है? कण्वाश्रम से। कहाँ है? पौड़ी में। कण्वाश्रम कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? आपके कण्वाश्रम में। ठीक है। और कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की थी? कण्वाश्रम में की थी। कहाँ की थी? कण्वाश्रम में। और ये कहाँ पर है? मालिनी नदी के तट पर। ठीक है। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। ठीक है। तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में इन्हें आर्य भी कहा गया। इसकी प्रधानता इनके समय में अधिक हुआ तो बौद्ध धर्म का प्रचार। ठीक है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार गढ़वाल के किस नगर को कहा जाता है? तो कहा क्या जाता है? कोट द्वार को। ठीक है। गढ़वाल की किस नगर को कहा जाता है? कोट द्वार को। ठीक है। ये है गढ़वाल का प्रवेश द्वार गढ़वाल की किस नगर को कहा जाता है? कोट द्वार को। ठीक है। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मानस खंड को। वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र जो है पौराणिक काल में से क्या कहा गया? मानस खंड कहा गया। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? कुर्मांचल, कुरुमप्रस्थ, कुरुमपृष्ठ, कुर्मगिरी व कुमाऊंगढ़। ठीक है। आदि शब्दों से इसे क्या कहा गया था? नाम इन्हें दिया गया कुमाऊं क्षेत्र को। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो किस पुराण में मिलता है? आपका स्कंद पुराण में। ठीक है। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का करने का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ब्रह्मा एवं वायु पुराण में। ठीक है। ब्रह्म एवं वायु पुराण में। ठीक है। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ मिलता है? महाभारत में। ठीक है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो किसकी होती है? यक्षों की। और माना जाता है कि जो जाखन देवी है वो यक्षों की कुल देवी है। ठीक है। और कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है। तो कहां से होती है? नागों के निवास की पुष्टि होती है नाग मंदिरों से। ठीक है। तो यहाँ पे नाग मंदिर थे, तो यहाँ पे क्या है? नागों का निवास हुआ करता था। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनी नाग स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका पिथौरागढ़ में। सबसे जो प्रसिद्ध नाग मंदिर माना जाता है बेनी नाग को माना जाता है। बीनाग है बेनी नाग। तो कहाँ स्थित है वो? पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, तो बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? खसों के समय में हुआ था सबसे ज्यादा। ठीक है। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से मिला, तो क्या मिला? शिलालेख मिला। यहाँ से क्या मिला? शिलालेख। तो कालसी से आपको कौन सा मिला था? अशोक का शिलालेख मिला था। लाखा मंडल से आपको राजकुमारेश्वर का शिलालेख मिला था। ठीक है। ठीक है। इसके आगे हम बात करें अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुलीन शासकों का नाम है वे कौन है? आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त। इनका नाम क्या है? आपके कुलीन शासकों जो मुद्राएं थी अल्मोड़ा समय मिली कुलीन शासक की, उनमें इनका क्या है? नाम है। ठीक है।
देहरादून के कालसी में से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृतिक भाषा व ब्रह्म लिपि का शिलालेख मिला है, वो कौन सा है? अशोककालीन। ठीक है, कहां से मिला? देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख था, जो कौन है? अशोककालीन शिलालेख है। ठीक है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख जो है वो किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का। ठीक है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से किनके ताम्रपत्र लेख मिले? तो किनके मिले? आपके कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिले। ठीक है, और त्रिशूल लेख प्राप्त हुए कहां से? गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। तो गोपेश्वर में कहा है? रुद्रशिव मंदिर से, रुद्रेश्वर मंदिर, और बाड़ाहाट में विश्रांत मंदिर से। ठीक है, और जो ये है पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ में किनके ताम्रपत्र लेख मिले थे? कार्तिकेयपुर राजाओं के। ठीक है, तो पांडुकेश्वर से कितने लेख मिले थे हमें? यहाँ पर मिले थे 4 लेख, और कंडारा से मिले थे हमें 1, और चंपावत से भी 1 मिला था। ठीक है, और बैजनाथ से भी 1 मिला था। ठीक है, तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, कौन सी थी? कुड़िन शासक। याद रखना, ये प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुड़िन शासक। और प्रथम ऐतिहासिक शक्ति कौन है? कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कुड़िन शासक, प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुड़िन शासक। ठीक है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िन लोग मौर्यों के अधीन थे? तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है हमें? तो किरण काल से शिलालेख से। ठीक है, कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। कौन था? अमोघभूति। ठीक है, पहली शती ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? तो किसका अधिकार हुआ? शकों का। ठीक है, अमोघभूति की मृत्यु के बाद किसका अधिकार हो गया था उत्तराखंड पर? शकों का। कुमाऊं क्षेत्र के शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर जो है, कटारमल का सूर्य मंदिर, इस क्षेत्र कि किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है, क्योंकि ये जो कटारमल का सूर्य मंदिर किसने स्थापित किया था? शकों ने स्थापित किया था। ठीक है, और अल्मोड़ा में है कटारमल का सूर्य मंदिर। किसका है? कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, ठीक है, अगला है शकों के बाद राज्य के तराई वाले क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? किसके बाद? शकों। ठीक है, तो 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार किया था? कन्नौज के मोखरियों ने। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया था। हर्ष के समय वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया, जिसने इस राज्य को क्या कहा था? पोलीहिमोपुलो, ब्रह्मपुर कहा था। क्या कहा था? ब्रह्मपुर का था। ठीक है, और मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर किसने शासन किया था? वर्धन वंश ने। ठीक है, वैनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? तो जब हर्षवर्धन के काल में यहाँ पर क्या वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया था, तो इसने ब्रह्मपुर, यहाँ पर उत्तराखंड को क्या कहा? पोलीहिमोपुलो, ब्रह्मपुर कहा। और जो हरिद्वार वाला क्षेत्र था उसे इसने क्या कहा था? मोयूलो, मयूरपुर कहा था इसने। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है इसने बताया था कि 20 ली इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है, किसको माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है, तो याद रखना, आप प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो कौन थी? आपका कुड़िन शासक। और प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो था आपका कौन है? कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले। ठीक है, जिनकी लिपि क्या है? कुटिला। तो जितने भी हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख मिलते हैं उनकी जो लिपि है वो क्या है? कुटिला। तो है प्रत्येक लिपि जो लेख है उन सबकी क्या है? लिपि पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे काल से शिलालेख थी उसकी लिपि क्या थी? आपकी ब्राह्मी लिपि, और इसकी जो लिपि है वो क्या है? कुटिला लिपि। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहली 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ठीक है, और उसके बाद इनकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो पहले कहाँ थी इनकी? चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। बाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया इसको? अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी, बैजनाथ बागेश्वर, जो बैजनाथ अब क्या है? बागेश्वर में पड़ता है, उसके बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में इसको स्थानांतरित किया गया था। बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में। ठीक है, कहाँ? बैजनाथ बागेश्वर के बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में। ठीक है, वो कहाँ थे? कत्यूर घाटी के। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा बागेश्वर लेख के अनुसार, ठीक है, याद रखना, बागेश्वर लेख के अनुसार कौन था? बसंत देव था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम राजा माना जाएगा, ठीक है, वो कौन था? बसंत देव। पर किसके में हमें मिला? यहाँ पर बागेश्वर लेख से हमें इस चीज का पता चला। ठीक है, ठीक है, अगला है बसंत देव के बाद
बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किसकी हुई थी? खरपर देव वंश की। ठीक है, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो कब हुई? निम्बर वंश। कार्तिकेयपुर के बाद कौन आया यहाँ पर? खरपर देव वंश आया, जिसको खरपर देव ने बसाया था। ठीक है, और खरपर देव के बाद कौन आया यहाँ पर? निम्बर वंश आया। ठीक है, तो निम्बर ने इसे बसाया था। निम्बर किस मत का अनुयायी था? तो निम्बर किस मत का अनुयायी था? शैव मत का। ठीक है, और फिर क्या है, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक मत में बांधना चाहा? तो कौन था? निम्बर का पुत्र जो था इष्टगणदेव। ठीक है, इष्टगणदेव ने। और जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लुकलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो कौन था वो? यही निम्बर का पुत्र जो इष्टगणदेव था, उसने क्या है, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस और नटराज मंदिरों का निर्माण किया था। बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के लिए 12वां अवतार माना गया, बताया गया? तो कौन है? इष्टगण पुत्र ललित सूर्य देव को। ठीक है, इष्टगण पुत्र ललित सूर्य देव को। ठीक है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था। तो बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ललित सूर्यदेव के पुत्र भूदेव ने। किसने? ललित सूर्यदेव के पुत्र कौन थे? भूदेव ने कराया था। ठीक है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था इन्होंने। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा जो थी वो कौन थी? संस्कृत। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा जो थी वो थी संस्कृत। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया था, इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का इन्होंने विरोध किया और हिंदू धर्म का इन्होंने किया था पुनर्स्थापना यहाँ पर की थी, पुनर्गठन किया था। और उसके बाद इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी इन्होंने क्या पुनरुद्धार करवाया था। और ज्योतिर्मठ में इन्होंने क्या किया था? ज्योतिर्मठ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था। कहाँ किया था? केदारनाथ में। और केदारनाथ में इन्होंने क्या अपने शरीर का भी त्याग कर दिया था। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्र राजवंश का सत्ता स्थापित हुई थी? तो किसकी हुई थी? सोमचंद के। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्रवंश की स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? सोमचंद, याद रखना। चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो किसने कराया था? इंद्रचंद्र ने। किसने कराया था? इंद्रचंद्र ने। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही। कहाँ रही? चंपावत में। ठीक है, कहाँ रही? चंपावत में। 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो किसने बनाई थी? बलदेव या बालो कल्याण चंद हम कह सकते हैं। ठीक है, बालो कल्याण चंद इनका नाम था। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी जो थी कहाँ थी? पाली पंछाऊ में। ठीक है, भी रही, जो कि स्थित है कहाँ? अल्मोड़ा में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पाली पंछाऊ कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, और नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया था। कब किया? 1191 में। ठीक है, 1191 में इसने अपने अधीन कर दिया था। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र को। और नेपाली जो अशोक चल थे नामक शासक पर आक्रमण व परास्त कर उसकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया। किसने? भारती चंद्र ने। किसने कराया था? भारती चंद्र ने फिर से क्या अशोक चल से कुमाऊं को मुक्त करा दिया था। ठीक है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ उपाधि दी थी? ठीक है, तो जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह थे उन्होंने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो कौन थे? ज्ञान चंद्र। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा को गरुड़ चंद वंश का वह कौन सा राजा था जिसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी? तो किसको की थी? ज्ञानचंद को। इस तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की तो किसने की थी? चंद राजाओं द्वारा इसकी है ये प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, तो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था वो कौन क्या था? गाय था, जो कि इनकी मुद्राओं में भी हमें यहाँ पर देखने को, मुद्राओं झंडों में क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो कहां से मिलती है? शाहनामा और जहांगीरनामा से। कहां से मिलती है? शाहनामा और जहांगीरनामा से। ठीक है, कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा क्या है चंद शासन का अंत किया गया।
ठीक है, कुमाऊं में। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। तो इन्होंने क्या किया था? नेपाली गोरखाओं ने क्या 1790 में महेंद्र चंद से युद्ध किया और चंद वंश का यहाँ पर अंत कर दिया था। ठीक है, महेंद्र चंद को पराजित करके। ठीक है, और अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो किसने कराया था? रुद्रचंद ने। ठीक है, मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था, पूछा जा सकता है। तो कहा है? रुद्रचंद ने। वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? तो किसने बसाया था? रुद्रचंद ने। जो रुद्रपुर नगर है वो किसने बसाया था? रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा के पटन बाजार स्थित लाल मंडी किला, ठीक है, फोर्ट मोयरा का नाम निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? कल्याण चंद ने। तो पूछा जा सकता है कि फोर्ट मोयरा, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो लाल मंडी किला कहाँ है? अल्मोड़ा के पटन बाजार में। किसने स्थित किया था? फोर्ट मोयरा का निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है देश के नाम से। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था। तो खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने। किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने। ठीक है, बाणासुर किला स्थित है। बाणासुर किला कहाँ स्थित है? चंपावत की लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। कहाँ है? चंपावत की लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। ठीक है, ये कुछ 52 गढ़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो 52 गढ़ हम पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। परंतु आना ये चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा इसमें गढ़ है और कौन सा गढ़ में शामिल नहीं था। ठीक है, तो हमें गढ़ की एक नजर जरूर डालेंगे इसमें कौन कौन से गढ़ थे। तो हम देखते हैं। पहला था चांदपुर गढ़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौंडागढ़, तोपगढ़, अजमेरगढ़, बराणगढ़, लोहाबागढ़, दसोलीगढ़, कंडारागढ़, देवलगढ़, धोनागढ़, रतनगढ़, नागपुरगढ़, कोलीगढ़, रवाड़गढ़, फलियानगढ़, बांगरगढ़, कुइलीगढ़, जोंटगढ़, सिलगढ़, कुजड़ीगढ़, भरपूरगढ़, नालागढ़, उपूगढ़, मोलियागढ़, रैकागढ़, मांगरागढ़, गुजड़ूगढ़, सांकरीगढ़, रामीगढ़, बिरालटागढ़, आपका रानीगढ़, श्रीगुरुगढ़, एरासूगढ़, इंडियागढ़, लंगूरगढ़, संगोलागढ़, बागगढ़, गढ़कोटगढ़, गढ़तांगगढ़, बनगढ़, भरदारगढ़, चंदकोटगढ़, नयालगढ़, कांडागढ़, सावली, बदालपुरगढ़, लोधगढ़, लोधनगढ़, भवनागढ़, डोडरावारगढ़, चंपागढ़, जौलपुरगढ़। ठीक है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन है हमारा चांदपुरगढ़। तो चांदपुरगढ़ में क्या है? 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। ठीक है, जो कि था गुज्जर देश के। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था, हमने वीडियो में पढ़ा था कि 888 ईस्वी में क्या है? सबसे पहले परमार वंश की नींव पड़ी थी। किसने रखी थी? कनकपाल ने। और वहां पे हमने पढ़ा था कि भानु प्रताप का दामाद था वो। ठीक है, भानु प्रताप की बेटी के साथ उन्होंने शादी किया था। बट किसी किताब में क्या है? किसी किताब में बताया गया कि 688 ईस्वी में, ठीक है, गढ़ी राजा सोनपाल, ठीक है, यहाँ पे भानु प्रताप नहीं बताया गया, सोनपाल बताया गया। सोनपाल के दामाद से क्या है? कनकपाल का परमार वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। और उसमें यह भी बताया गया है किसी देश में क्या है कि जो कनकपाल था वो कहाँ का था? गुजर देश का था। और हमने पढ़ा था कि धार गुजरात का था। ठीक है, तो एटकिंसन के अनुसार क्या था? धार गुजरात था। ठीक है, तो कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है? धार गुजरात लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना आप, धार गुजरात। ठीक है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो याद रखना आप, अगर धार गुजरात होगा तो आप धार गुजरात टिक करोगे, और गुजर देश कहीं पे दिया होगा तो गुजर देश यहाँ पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और 688 और 888 में भी याद रखना, 688 अगर होगा तो 888 ऑप्शन में नहीं होगा, और अगर 888 होगा तो 688 ऑप्शन में नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन क्या है? उसमें क्या है? नंबर दिए जाएंगे या उसे गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों में किसी का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 688 ईस्वी में परमार वंश की नींव पड़ी थी, और कुछ का है 888 ईस्वी में नींव पड़ी थी। ठीक है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक कुल कितने राजा हुए? 60 राजा हुए। ठीक है, तो ये अब आप 888 से 1949 मान सकते हैं। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? 37वें परमार शासक अजयपाल ने। ठीक है, तो इसने क्या किया था? 52 के 52 गढ़ों को क्या है? विजित कर लिया था। ठीक है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की थी? तो कौन था वो? अजयपाल ने। ठीक है, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? गोरख पंथ के। वो माना जाता है, गोरखनाथ पंथ माना जाता है कि जब उसने 52 के 52 गढ़ जीत लिए थे, उसके बाद क्या युद्ध उसने नहीं किया, तो इसलिए वो गोरखनाथ पंथ में चले गया था। ठीक है,
परमार नरेश अजयपाल ने राजप्रसाद सोम का मंडल, ठीक है, राजप्रासाद जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, जो परमार वंश के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते हैं, यहाँ पे न्याय किया करते थे। तो ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सोम का मांडा भी कहा गया। ठीक है, सोम का मांडा कहाँ है आपका, देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, और इनकी जो कुल देवी राजराजेश्वरी थी, उनकी जो मंदिर भी बनाया गया वो भी कहाँ बनाया गया, देवलगढ़। और ये कहाँ है, श्रीनगर के पास में, कहाँ है, श्रीनगर के पास। ठीक है, सम्राट अकबर के समकालीन शासक थे, समकालीन परमार शासक कौन था, ठीक है, तो अकबर के सम्राट अकबर के जो समकालीन था कौन, अकबर के समकालीन। ठीक है, तो कौन सा था, 42वें परमार शासक कौन थे, सहजपाल। ठीक है, ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामांत में शाह की उपाधि की परंपरा शुरू हुई थी। तो सबसे पहले किस शासक के जो अंत में क्या है, शाह की उपाधि लगी थी, तो किसकी लगी थी, 43वें परमार शासक बलभद्र शाह। तो इसने क्या किया था, जो बहलो लोधी थे, ठीक है, लोधी वंश के जो शासक थे, उन्होंने क्या किया था, परमार वंश के क्या है, शाह की उपाधि दी थी इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले किसने अपने नाम के आगे लगाया था, बलभद्र शाह ने। ठीक है, और एक कुछ चीज और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक ऐसा था, ठीक है, जिसके नामांत में पाल की बजाय क्या है, शाह की उपाधि लगी है। तो कौन सा शासक था वो, कल्याण शाह। तो कौन सा राजा था वो, 38वां शासक, ठीक है, कल्याण शाह के। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कि कई खंडों में है। तो सुदर्शन शाह की कौन सी रचना है, तो सवाशार जो एक रचना है वो क्या है, बहुत सारे खंडों में है। तो ठीक है, किस मुगल शासक ने सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की माता महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। तो वो मुगल शासक कौन था, शाहजहां। तो शाहजहां की जो सेना थी, उन्होंने अपने सेनापति को कहाँ भेजा था, गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, देहरादून घाटी पे। ठीक है, तो वहां की उस समय की समीक्षिका कौन थी, महारानी कर्णावती। तो इन महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता से क्या है, उनको बंदी बना दिया था, और बंदी बना के उन्होंने उसके क्या है, सबके नाक काट दिए थे। इसलिए उन्हें क्या है, नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है, महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है, तो नाकटी रानी के नाम से। ठीक है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था। तो राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था, महारानी कर्णावती ने करवाया था। ठीक है, किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह का संरक्षण किया था। तो कौन था, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, जो ये दारा शिकोह कौन था, औरंगजेब का भाई था। ठीक है, तो ये इसको क्या करता था, परेशान करता था, तंग करता, मारता था। तो इसने अपनी रक्षा के लिए सुलेमान शिकोह ने क्या किया था, वो किसके संरक्षण में आया था, पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में आया था। और इनका जो पुत्र था मेदिनी शाह, वो क्या करता है, इनको बिना पूछे क्या है, जो सुलेमान शिकोह को है औरंगजेब के हवाले कर देता है। इसलिए पृथ्वीपति शाह उसे अपने राजघराने से हटा देता है। ठीक है, और माना जाता है कि अगर 60 राजा थे, 60 राजा को क्या है, मेदिनी शाह को मिलाकर 60 राजा होते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर शासन नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्या है, मेदिनी शाह को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो वहां पर कुल राजा कितने हो जाते हैं, 59। ठीक है, मेदिनी शाह को हटा के कौन कितने हो जाते हैं, 59। और अगर मेदिनी शाह को जोड़ दिया जाए तो कितने, टोटल कितने राजा हुए, 60 राजा हुए। ठीक है, किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी। तो किसकी गर्भभंजक गिनती थी, महीपति शाह की। ठीक है, किस परमार शासक के दरबार में किस परमार शासक के दरबार में अकबर की तरह नवरत्न विराजते थे। ठीक है, जो नवरत्न होते थे वो विराजते थे, कौन, किसके, फतेह शाह के शासनकाल में। ठीक है, ठीक है, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1791 में। कब हुआ था, गढ़वाल पर। ठीक है, और कुमाऊं पर कब हुआ था, 1790 में। ठीक है, तो 1791 में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो उस समय वो क्या हुए, पराजित हुए थे। और उसके बाद जो फिर गढ़वाल ने 1803 में आक्रमण किया, कहाँ, गढ़वाल पर। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया था इन्होंने, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरे के नेतृत्व में। किसके, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरे के नेतृत्व में किया था। और 1804 में इन्होंने फिर किसको किया, प्रद्युमन शाह को। 14 मई 1804 को इन्होंने प्रद्युमन शाह को निर्णायक युद्ध जो खुड़बड़ा मैदान में हुआ था, देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध में इन्होंने क्या किया था, प्रद्युमन शाह को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो गोरखों को गढ़वाल 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में होता, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। गोरखाओं और गोडवाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक के अंतिम युद्ध कब लड़ाया गया था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। तो 14 मई 1804 को। ठीक है, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स
के गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल पर गोरखाओं की मुक्ति दिलाए थे? तो किसने? सुदर्शन शाह ने। ठीक है, गोरखों के को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया था? तो पूर्वी आधा भाग इन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह, ठीक है, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की थी। तो कहाँ की थी? टिहरी में। ठीक है, आधा अंग्रेजी शासक को जब देने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी के श्रीनगर से हटाकर कहाँ? टिहरी में स्थापित की। ठीक है, 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं पर और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो कौन सी हुई थी? संगोली की संधि। ठीक है, और पहले क्या है वह जो क्या है संगोली संधि के लिए फरवरी 1816 में क्या अंग्रेजों ने आक्रमण किया फिर से कहां पर? जब क्या है गोरखाओं ने नेपाल की जो गोरखा सरकार थे उन्होंने जब ये मानने से इनकार कर दिया था कि हम क्या संगोली संधि नहीं करेंगे, तो फरवरी 1816 में अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया और मार्च 2016 फिर 1816 में उन्होंने फिर से संगोली संधि को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का अत्याचार शासन गोरखियाली क्रमशः कब किया है इन्होंने? गोरखाओं ने कब? कुमाऊं पर 25 वर्ष किया था शासन और गढ़वाल पर 10 साल 5 महीने इन्होंने शासन किया था। ठीक है, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया किसको? कर्नल गार्डनर को। ठीक है, मई 1815 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। तो कब बनाया गया था? 1902 में। ठीक है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया गया था 1902 में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे हम। चंद वंश का पहला शासक जो था वो जो गढ़वाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, याद रखना चंद वंश का वो पहला शासक जो गढ़वाल पर आक्रमण करता है कौन था? कीर्तिचंद। परमार वंश का सबसे प्राचीनतम काव्य ऐतिहासिक काव्य कौन है? मनोदय काव्य। ठीक है, मनोदय काव्य। परमार वंश का सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक काव्य जो है वो है मनोदय काव्य। परमार वंश का वह पहला शासक जो अपनी मुद्रा चलाने में सक्षम रहा था कौन था? लखनदेव। कौन रहा? लखनदेव। ठीक है, 28वां राजा। किस कवि ने कनकपाल को स्वर्णपाल कहा? ठीक है, तो किस कवि ने कनकपाल को स्वर्णपाल कहा था? कवि देवराज ने। किसने कहा था? कवि देवराज ने। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर पढ़े। तो कैसे लगे आप सभी को हमारी वीडियो? उम्मीद है कि आप ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, लिखिए, और ताकि जो भी क्वेश्चंस जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ो या उत्तराखंड परीक्षा वाणी को पढ़ोगे तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो नए हैं। ठीक है, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।